आंदोलन था, कैसा रिस्पांस उसका आया? कि हमारे लगभग 5,000 को लोग थे और इन 4 महीनों में क्या इसके बाद कोई अगला कदम आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से उठाया गया है? हमारा संगठन हमेशा नियमित कर्मचारियों के लिए संघर्षरत रहा है। और सरकार ने तो बाकायदा एक कमेटी बना दी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हाथी के दांत साबित हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है। आखिर जो अनियमित कर्मचारी हैं ये नियमित कब होंगे? सालों से ये सवाल बना हुआ है और इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जवाब ऐसा नहीं कि जानने की कोशिश नहीं की गई, बार बार कई मौक़ों पर जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल किया गया, लेकिन फिर वही आश्वासन मिलता था, आंदोलन होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नतीजा सिफर होता है। और जैसे कि आपको याद होगा, आप लगातार हमारे दर्शक हैं, हमने जुलाई महीने में एक पॉडकास्ट किया था इस गंभीर विषय को लेकर के, और आज इस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं लगभग 4 महीने के बाद। और हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी। गोपाल भैया नमस्कार। नमस्कार अमित भाई, नमस्कार। तो लगभग 4 महीने के बाद फिर से बैठक हो रही है हमारी। जी जी जी। और इसके लिए मैं तो तहे दिल से आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि अनियमित कर्मचारी के मुद्दे को आप काफ़ी सजगता से रखते हैं। धन्यवाद भैया। और काफ़ी सालों से, जैसा कि मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था, कि हम जुड़े हैं और इस समस्या को मैंने ग्राउंड पर भी काफ़ी कवर किया है। और मैं समस्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो पहले पत्राचार करता है, निवेदन करता है, आवेदन करता है, लोगों से मिलता है, जानने की कोशिश करता है कि कौन उसकी इस समस्या को दूर कर सकता है। लेकिन जब समस्या दूर नहीं होती तो फिर उसे आंदोलन का रास्ता लेना पड़ता है। एक बड़ा आंदोलन जो इसी साल जुलाई महीने में हुआ, 18 तारीख को हमारा पॉडकास्ट था, 20 तारीख को आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद से लेकर अब तक हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं पहले यही जानना चाहूँगा गोपाल भैया कि जो 20 जुलाई का आंदोलन था, किस तरह का आंदोलन था, कैसा रिस्पॉन्स उसका आया? देखिए, एक कर्मचारी के पास 3 रास्ता होते हैं, आवेदन, निवेदन, आंदोलन। हमने 20 जुलाई के पहले भी प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं या सक्षम पदाधिकारी है, सचिव स्तर के लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात किया, लेकिन हमारे बातों पर किसी ने गंभीरता से विचार नहीं किया। तो हमने सोचा कि जुलाई में एक आंदोलन किया जाए और उस आंदोलन में सभी हमारे अनियमित वर्ग के कर्मचारी सम्मिलित हुए और अपनी बात शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखे हैं। जी, आप लोगों ने उस दिन जो आंदोलन किया था, तो कितनी संख्या में लोग उसमें आ रहे होंगे? देखिए, इसमें के अलग अलग वर्ग के हमारे लगभग 5,000 को लोग थे और उसमें चूंकि आप जानते हैं हमारे साथ सभी प्रकार के वर्ग के लोग हैं, इसलिए सभी प्रकार की उसमें सहभागिता थी। तो सबकी सहभागिता थी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जनसैलाब आपके इस आंदोलन में था। बिल्कुल 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 जी। और अभी जब ये आंदोलन हो चुका है, इन 4 महीनों में क्या इसके बाद कोई अगला कदम आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से उठाया गया है? हमारा संगठन हमेशा नियमित कर्मचारियों के लिए संघर्षरत रहा है और इस क्रम में हमारा मानना है कि समाज से हर चीज का मतलब समाधान निकल सकता है। इस दृष्टिकोण से हम विभिन्न जो शासन प्रशासन के हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब विपक्ष में थे तो हमारे बात को उसने सुना और ये आश्वस्त किया कि उनकी सरकार आएगी तो प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी वर्ग के हैं उनके लिए कुछ बेहतर हम करेंगे। उस आश्वासन पर हमने क्या है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात किया, 3 बार मुलाकात कर लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी, हाँ जी, विजय शर्मा जी से मुलाकात किया। उसके बाद जो वित्त मंत्री है OP चौधरी सर, उनसे मुलाकात किया। अच्छा, ये मुलाकात निरंतर चल रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले राजनांदगांव में संतोष पांडे जी है सांसद, उनसे भी मुलाकात किया। इसके पहले हम जो विजय बघेल जी है, जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक भी थे, उनसे भी हमने कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन उस कमिटमेंट के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। जब मुलाकात आप करने गए थे वहाँ पे, तो क्या ये विषय तो उनके पहले से संज्ञान में रहा होगा? क्योंकि मुझे याद है कि जब पिछले साल आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जितने नाम आपने बताए हैं, अगर मैं गलत नहीं तो ये सारे आपके मंच पर भी आ चुके हैं। तो घटना हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण से तो पूरी तरह से वो जानकारी उन्हें है कि ऐसा कुछ प्रकरण है और हमको इस पर काम करना है। वादा जरूर किया था, लेकिन घोषणा पत्र में शायद इसका उल्लेख उन्होंने लिखित में नहीं किया।
देखिए, घोषणा पत्र में उसने ये लिखा है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक पहल के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें अनियमित कर्मचारी के संगठन के जो प्रतिनिधि है उसको शामिल करेंगे जी। इसके लिए हमने क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो संयोजक हैं, घोषणा पत्र के समिति के संयोजक हैं, उनसे हम मुलाकात किए थे, बात किए थे, तो उसने स्पष्ट किया कि ये सारे कर्मचारियों के लिए है, किसी पर्टिकुलर क्या है नियमित कर्मचारी या अनियमित कर्मचारी के लिए नहीं है। और उसमें स्पष्ट लिखा कि भाई एक कमेटी बनेगी 100 दिन के अंदर, उस कमेटी में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को सम्मिलित है, उसके पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इतना विडम्बना है, दुर्भाग्य है हमारी कि एक कमेटी बनी 100 दिन के भीतर, उसकी बैठक नहीं बुलाई जा रही थी। तो हमने श्री विजय बघेल जी से, जो घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष हैं जी जी, उनसे मुलाकात किया। उसने हम मुलाकात करके बताया, तो उसने सीधे घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की और स्टेटस को जाना। उसके बाद उन बैठक बुलाई, लेकिन फिर भी क्या है, उस कमेटी में जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संगठन है उनके पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया। ये हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही कमेटी जिसके सचिव निहारिका बारिक मैडम है, उन्होंने बैठक तो रखी थी, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो फेडरेशन के प्रतिनिधि उनको ही बुलाया नहीं गया। नहीं, फेडरेशन के क्या है, और जो अनियमित संगठन के प्रतिनिधि है किसी को नहीं बुलाया गया, केवल 3 नियमित संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको उसने आमंत्रित किया था। अच्छा, बैठक का कोई एजेंडा निर्धारित था? नहीं, देखिए, ये तो बड़ा विरोधाभास भ्रम की स्थिति है जी, कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी जब कमेटी का आदेश हुआ, उस कमेटी में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो अधिकारी होते हैं उस कमेटी से बने होते हैं, उस कमेटी का रूप काम करते हैं। जब आपने अनियमित कर्मचारी के बारे में वहां पर कोई स्पष्ट बात नहीं रखी, तो इसलिए वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। जी। तो उनको भी इस प्रकार के हम ब्लेम करना ठीक नहीं है। इसके लिए हमने कहा था, लेकिन क्या है, आश्वस्त किए हैं कि नहीं, प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए उस पर ठोस पहल की बात की है। लेकिन वही सिफर वाली बात है कि आप बोलते रहिए, हम अपने हिसाब से करेंगे। ये बड़ा पहले तो विभागों से जानकारी मंगाए जाने की बात कही जाती थी, एक उम्मीद जगती थी कि चलो अब जानकारी मंगा रहे हैं, मतलब कुछ पहल हो सकती है। तो क्या जानकारी अब तक पहुंच नहीं पाई है? देखिए, हमारे लिए जानकारी मंगाने की बात नहीं है जी। एक छोटा सा उदाहरण है, आप किसी को 100 रुपए देते हैं तो आप नोट करके रखते हैं कि मैंने इसको व्यक्ति को 100 रुपए नोट जी, डिटेल्स हमारे पास रहती है। जब सरकार इतने सारे लोगों को जब वेतन दे रही है, तो क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं है? स्वाभाविक है। और कोई भी विभाग जो है, कोई भी संस्था जो है, बिना वित्त विभाग की अनुमति के कोई भी चीज नहीं रखते हैं जी। उनको मालूम है सेटअप में 100 है, 100 में से यदि 20 लोग काम कर रहे हैं तो 80 पद खाली है, तो 80 जगह कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। बिल्कुल। तो ये सभी के संज्ञान में है, सामान्य प्रशासन विभाग के संज्ञान में है, वित्त विभाग के संज्ञान में है। ये एक प्रकार के टालने वाली चीजें हैं, जो जानकारी मंगाया जाना जी। तो ये तो सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं। और हमारे संगठन कई प्रकार के संगठन हैं, उसके पदाधिकारी भी जो इसके बारे में गहन अध्ययन नहीं करते, सतही ज्ञान से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिससे भी हमको नुकसान होता है। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला है वो कमजोर कड़ी साबित हो रहा है आपकी मांगों को पूरा करने के लिए और आपकी बात शासन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब भी विभागों से जानकारी मंगाई गई थी। अब इस सरकार ने तो बाकायदा एक कमेटी बना दी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हाथी के दांत साबित हो रही है। बिल्कुल, कमेटी तो 2014 में बना था, 10 साल पहले। 10 साल पहले भी बना था जी। और वो भी क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाया, उसके बाद फिर से कमेटी बनाई। तो एक कमेटी जहां पर बनती है टालने वाली है। यदि सरकार की मंशा स्पष्ट है तो आप उस पर कार्यवाही कीजिए और एक प्रक्रिया, एक नीति निर्धारित कीजिए। उस नीति के तहत जो उसको क्वालिफाइंग करेगा उस क्राइटेरिया को, उसमें उसका होगा। तो आप कोई कुछ करना नहीं चाहते, ये एक बड़ा दिक्कत की चीजें हैं। ये तो सचमुच में हम कह सकते हैं कि उम्मीद जग जाती है, उसके बाद फिर वो उम्मीद का दिया बुझ भी जाता है जब हम देखते हैं पहले तो है। देखिए, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं और हमारा मौलिक अधिकार है। यदि हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से भी काम कर रहा है जी जी, क्या उसका नियमितीकरण का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। और फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर भी है 2008 की उमा देवी केस में कि जब 2008 में नियमितीकरण हुआ था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था 2006 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो नियमितीकरण है केवल 1 टाइम के लिए, एक बार के लिए है। और उसमें दूसरी कंडी का ये उसने जोड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने, भविष्य में कोई भी सरकारें इस तरह से भर्ती या इस तरह से क्या है नियोजित कर्मचारियों को नहीं करेगा जी।
अब क्या है कि यदि आप नियोजित कर रहे हैं तो उस उनके जो नियम है या खंडिका है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्या है, यदि कोई 25 साल 30 साल अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसका नियमितीकरण का अधिकार नहीं है क्या? तो ये सब टालने वाली बात है कि नियम कानून नहीं है या इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, तो दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम क्या है, जो हमारे कर्मचारी आज की तारीख में हजारों कर्मचारियों को छटनी कर दी गई। अभी तक कल मेरे पास फोन आया था महिला बाल विकास से, कम 250 से 300 लोगों को निकाल दिया गया। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जी जॉब सिक्योरिटी। अब उसको हटा करके उस संविदा में भर्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आ रही है महिला बाल विकास में जो सखी जो वर्कर्स हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया गया और उनको प्राथमिकता देने वाली बात हुई है। तो ये क्या है, टालने वाली बात है। एकलव्य विद्यालय में जो 630 अतिथि शिक्षक है उनको ड्रॉप कर दिया। बस्तर या इस तरह से मुंगेली वगैरह, मंगली कबीरधाम या बिलासपुर में जो अतिथि शिक्षक है उनको ड्रॉप कर दिया। नहीं, इस तरह से तमाम मतलब अलग अलग जगह में लोगों को हटाया जा रहा है। तो यदि कोई 5 साल 10 साल 15 साल सेवा दे रहा है उसके बाद हटा दे रहा है तो कहाँ जाएगा? तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है, मांग है कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसको कम से कम क्या है, एक सम्मानजनक वेतन, बिल्कुल नियमितीकरण के साथ में स्थायीकरण। नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ लंबी होती है, उसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा होती है, तो एक क्रमिक स्थायीकरण नियमितीकरण दिया जा सकता है। कम से कम ये हो कि कोई भी अनियमित कर्मचारियों को उनके जॉब से ना निकाला जाए। ये हमारा। अभी कितनी संख्या होगी और कितनी सूत्रीय मांगे फिलहाल आप लोगों की बनी हुई है? देखिए, यदि हम अनियमित की बात करें तो यदि सबकी बात करें तो काफी संख्या है इनकी। संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग में और फिर इस तरह से मानदेय में इसकी संख्या काफी बड़ी है। लेकिन क्या है, सबका मांग स्थायीकरण नियमितीकरण का नहीं है जी। जो इसमें अलग अलग वर्ग है कि जैसे हम चाहते हैं कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा या सम्मान जो समरूप जो मांगने वाला है उसको तत्काल नियमित किया जा सकता है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं होती है। आउटसोर्सिंग लगभग प्रदेश में लगभग 75,000 आउटसोर्सिंग से हम ये चाहते हैं कि कम से कम विभाग से इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए जी। इसी प्रकार क्या है कि जो छोटे वर्ग के हैं, जैसे पंचायत में पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर है या भृत्य है या स्कूल विभाग में स्कूल सफाई कर्मचारी है या फिर रसोईया है, आंगनबाड़ी के महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के लोग हैं, उनको सम्मानजनक वेतन तो दे सरकार। इनकी संख्या बड़ी बड़ी है, जैसे मितानी लोग हैं जी। तो इनकी संख्या बड़ी है, तो हम चाहते हैं कि इसको एक सम्मानजनक वेतन दे। इनकी मांग नियमितीकरण है भी नहीं है, सेकेंडरी मैटर है। कम से कम सम्मानजनक वेतन और स्थायीकरण मिल जाए तो उनकी जो मांगे हैं वो लगभग फुलफिल हो जाता है। तो इस तरह से लगभग अपन कहें तो 7 लाख के आसपास संख्या है, बड़ी संख्या है। लेकिन आपने व्यवस्था ऐसे रखा है जी। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 17,000 लोग काम करते हैं एनएचएम में। उसके अलावा क्या है, स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग योजनाओं में अलग अलग जैसे 15 टाइप के अंतर्गत लोग काम करते हैं। दैनिक वेतनभोगी भी है, आउटसोर्सिंग भी है, सिर्फ क्या है संविदा नहीं है। पंचायत विभाग में अपन बात करें तो मनरेगा है या फिर आजीविका मिशन है या फिर स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें काफी संख्या में लोग काम करते हैं जी। तो भाई इसके कौन एग्जीक्यूट कर रहा है कार्यों को? बिल्कुल अनियमित कर्मचारी कर रहा है जी। और अभी से नहीं, जब से मनरेगा शुरू हुआ है तब से कर रहा है। तो फिर उनको अब एक जॉब सिक्योरिटी नियमितीकरण देने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? और फिर हम चाहते हैं कि जो वेतन है जी उसको एक समरूप रखे सरकार। देखिए, प्रदेश में 2 सिस्टम है वेतन निर्धारण का जी। एक तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जो श्रम विभाग जो जारी करता है न्यूनतम वेतन वो है। दूसरा संविदा नियम के तहत जो निर्धारित करता है। अब सरकार एक और डेवलप कर लिया है कि मानदेय जितना चाहे वो दे देगा, किसी को 2,000 देगा, 3,000 देगा, 5,000 देगा। लेकिन बेरोजगारी इतनी है, लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब देखिए सबके पास उतना संसाधन नहीं रहता कि वो वहां तक पहुंच पाए जी जी। अब उदाहरण तौर बता रहा हूँ कि पिछले 6 सालों में लगभग 35,000 लोगों की भर्ती हुई, तो केवल 35,000 तो ही जॉब में जाएंगे जी। और बाकी जो 20 लाख है जो युवा है कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से। यदि अपन राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कितना निकलते हैं पोस्ट? सब मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 लाख 2 लाख निकलता है, तो उतने लोगों को भर्ती होगी। बाकी तो क्या है, सबके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो व्यवसाय कर सके जी जी। तो वो अपने हिसाब से क्या करता है कि जो
ईजी में जो रहता है उनके लिए जो सहूलियत होती है वो जॉब वो ज्वाइन कर लेता है जी। और फिर वो उनके लिए गले की फांस एक बन जाती है। तो ये कर्मचारियों की स्थिति है। और मैं तो बोलता हूँ कि प्रदेश में की जो अनियमित कर्मचारियों की स्थिति ऐसी है जो मध्यकालीन बंधुआ मजदूर हुआ करता था उससे बड़ा बदतर है। सुबह कभी भी अधिकारी आपको बुला लेगा, कभी भी क्या है कुछ भी बोल देता है कि भाई आप लेट से आए हैं, आप इतने बजे जाइए। छुट्टी के दिन भी क्या है फोन करके बुला लेता है। तो मतलब जो नियंत्रक अधिकारी है इतना शोषण कर रहा है प्रदेश के नियमित कर्मचारियों की जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और जो आर्थिक असुरक्षा के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता अपने अधिकारी के लिए। और हम कह सकते हैं कि नौकरी ही सुरक्षित नहीं है, कभी भी निकाल भी दिया जाता है। बिल्कुल। इतने महीनों में जितने भी लोगों से आपने मुलाकात की है, हम कह सकते हैं कि शासन में शीर्ष स्थान पर बैठे हैं। एक तो प्रदेश के मुखिया स्वयं हैं, उनके अलावा हम कह सकते हैं उनके राइट हैंड्स हैं सारे जितने भी लोगों से आपने मुलाकात की है। सरकार पर हम कह सकते हैं जो डिसीजन होते हैं उस पर उनका एक बहुत प्रभाव होता है। क्या कहा गया उनकी तरफ से अब तक? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट मैंने बोला कि सर आपका भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि वो सरकार में आएंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो उसने बोला है कि भाई हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेंगे। दूसरे जो है इस तरह के जो हमारे जो मंत्री जी हैं अपन श्री अरुण साहू जी या जो विजय शर्मा जी उस लोगों ने भी आश्वस्त किए हैं कि प्रदेश के नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए हम बेहतर करेंगे। वित्त मंत्री जी है उसने आश्वस्त किया है, लेकिन कब करेगा कोई समय नहीं बता रहे। हाँ, हम सभी के सामने हमने रखा कि सर कम से कम जो छटनी हो रही है उसको आप तो कई जगह वो बहुत नेगेटिविटी भी मिलती है कि भाई ये तो जब कोई योजनाएं बंद हो गई है तो उसको तो जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा नौकरी। उसके लिए तो ये कोई छटनी नहीं है, ये भी इस तरह से आता है जी। तो आपके ये दोहरा बर्ताव अच्छा नहीं है भाई। क्या हम इस प्रदेश के नागरिक हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं है? सरकार किसके लिए होता है? सही बात है। आप यदि इस तरह से कोई व्यवसाय है तो बस व्यवस्था परिवर्तन कीजिए आप। सही बात है। तो ये हमारे साथ बड़ा विडम्बना है और इसको लेकर के हम निरंतर हम संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता के पदाधिकारी हैं उनसे और साथ जो सरकार के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और दिसंबर में हमारा अभी शीतकालीन सत्र में हमारा आंदोलन करने का जो योजना थी 16 तारीख से जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है योजना थी, लेकिन हम उसको अभी स्थगित कर दिए हैं। अच्छा। कि हम निरंतर मिल रहे हैं तो कुछ हमको इनपुट मिल रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। क्या है दिसंबर तक इस तरह से कोई हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो स्वाभाविक रूप से जनवरी फरवरी में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले साल में एक आंदोलन बड़ा देखने मिलेगा अगर मांगों पर बात नहीं बन पाती या कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। फौरी तौर पर क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जो अब तक नहीं उठा रही सरकार? अगर पूरी तरह से नियमितीकरण की सौगात ना भी दे तो फिलहाल क्या किया जा सकता है? कोई ऐसा बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है? देखिए, हमने बार बार बोला है कि भाई नियमितीकरण की प्रक्रिया यदि चाहे कोई जटिल है, कोई समय लगता है तो स्थायीकरण होता है। स्थायीकरण होता है जो जहाँ पर है उसको किसी पर मतलब एक नियम के तहत निकाला जाए। उसको क्या है कि एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि एक स्कीम बंद हो रहा है तो उसको ड्रॉप कर दे रहा है, दूसरा स्कीम में भर्ती ले रहे हैं सेम विभाग में। जी। तो भाई उसको आप एडजस्ट आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करते हैं? यदि उनके पास उतनी योग्यता है, उतनी ये है, वो अनुभवी भी है जी। तो अभी महिला बाल विकास में स्थिति निर्मित हो रही है। तो महिला बाल विकास में जो चिरायु में काम करते हैं या फिर क्या सखी सेंटरों में काम करते हैं, कई लोगों को सखी वर्कर्स हैं या फिर चिरायु में जो काम करते हैं उनको निकाल दिया, अब संविदा भर्ती कर रहे हैं जी। अब उसमें प्राथमिकता देने की बात कर रही है तो प्राथमिकता कैसे देगा? आप उसके लिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किए हैं जी। किस आधार पर क्राइटेरिया मतलब उसको प्राथमिकता देंगे? तो आप इस तरह से उसको समायोजन की बात क्यों नहीं करते हैं जी? ये हमारा भाई हमारा एक प्राइमरी ये है कि आप 2 लाइन का सिर्फ पत्र निकाल सकते हैं सभी डिपार्टमेंट के लिए कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है उसको बिना मतलब ठोस कारण के या फिर सिविल सेवा अधिनियम 1965 का पालन करते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाए। इस तरह से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कानूनी अड़चन है इस तरह से बात है नहीं। लेकिन वो भी सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको टालने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आने वाले समय में तो अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी ही, हालांकि बहुत ही संक्षिप्त सत्र होगा। तो क्या अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीएड डीएड संघ वाले हैं वो लगातार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं
और निवेदन भी कर रहे हैं कि आप हमारे संदर्भ में भी सरकार से, अपनी ही सरकार से प्रश्न पूछें। तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि प्रश्नकाल में आपका सवाल उठाया जाए, इस विषय को उठाया जाए? क्या कहीं से आश्वासन मिला है या कोई कदम आपके संगठन की ओर से हो सकता है इस ओर? देखिए, इस तरह से मैं किसी मन से बोलना ठीक नहीं है कि जी। क्या होता है कि प्रश्न पूछना एक जो सदस्य होते हैं उनका अधिकार होता है। इसको बिल्कुल। हम नहीं बोल सकते विभिन्न कि आप- संगठन मतलब यह निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे लिए भी पूछें नहीं, सरकार से। देखिए, हम अब उसको बोल भी नहीं सकते, उसका विवेक पर डिपेंड करता है। जी जी। और इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है कि हम उसको बोलें। भाई, यदि क्या है, मेरे क्षेत्र के विधायक है, मेरी समस्याओं से वो अवगत है। यदि वो प्रश्न नहीं पूछते तो उसकी कमी है। जी जी। हम क्यों बोले उसको प्रश्न पूछने के लिए? ये मेरा संज्ञान में तो सबके है। संज्ञान में तो सभी का है। और मैं आपको बता दूं कि हमने प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट पत्र, अनुरोध पत्र भेजा हुआ है जी। कि हमने किसी पार्टी या किसी इस तरह से हमने रख करके नहीं भेजा है। हम एक प्रदेश के नागरिक हैं और प्रदेश के युवा हैं जो इस सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं और हम पीड़ित हैं। हमको आप न्याय दें। हमने सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको भी भेजा है, कांग्रेस के विधायक उनको भी भेजा है, अनुरोध किया है कि आप हमारे मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और सरकार से अपील कीजिए या उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई करें ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी और उम्मीद है कि कोई नतीजा निकलेगा इस बार। देखिए, कोई भी समस्या है उनका समाज से ही समाधान होता है। बिल्कुल, संवाद ठीक है, होता है। आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम करेंगे जी। लेकिन यदि क्या है, यदि सरकार नहीं सुनती तो करना पड़ता है। यदि इस तरह से यदि आवेदन निवेदन से सरकार या कोई भी संगठन या कोई भी संस्थाएं मान जाती तो फिर आंदोलन शब्द का उपयोग नहीं आता, नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से यदि सरकार हमारे बातों पर, हमारी समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, तो हमको आंदोलन में जाना पड़ेगा। तो आवेदन है, निवेदन है और फिर उसके बाद एक आंदोलन की भी प्रक्रिया है। लेकिन संगठन का कहना यही है कि आंदोलन में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि निश्चित तौर पर न सिर्फ रायपुर से बल्कि हम कह सकते हैं कि दूरस्थ अंचलों से भी लोग रायपुर आते हैं। राजधानी के तूता धरना स्थल पे, जो कि अब आंदोलन का स्थल है, वो भी काफ़ी समय से बदल दिया गया है, अब सबके संज्ञान में है ही। बहुत दूर जाके आंदोलन करना होता है जहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत मजबूरी होती है, तभी कोई व्यक्ति बैठ पाता है। और हम कह सकते हैं कि अब जब संवाद की एक प्रक्रिया चली है तो ज़रूर इस प्रक्रिया का कोई अंजाम होगा, सकारात्मक इसका रुझान होगा, यही सब कामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप काफ़ी शुरू से हमारे सहयोग करते रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।